बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर शामिल करेंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन तीसरी मरतबा मुलतवी। पहले बारिश फिर सैलाब, अब सिक्योरिटी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तियाबी के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार दे रहा है और ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि पहले वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके बाद कोई और फैसला हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़ुल्करनैन इकबाल से। जी ज़ुल्करनैन, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? 15 दिन बाद दोबारा सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपने एलामिया में ये कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि 3 महीने के लिए इंतखाबात को मुलतवी किए जाए, क्योंकि उनके पास 16,000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार मतलूबा हैं वो तादाद पूरी नहीं है, क्योंकि सैलाब और दीगर कामों में मसरूफ हैं। ज्यादातर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास या इंतहाई हसास है, जिन पर रेंजर्स और पाक आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो जरूरी थी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वजारत दाखिला और वजारत दिफा को भी खत लिखा था, तब उनकी जानिब से भी कहा गया कि सैलाब और दीगर इमदादी कामों में इस वक्त जो जवान है वो मसरूफ है, लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में नफरी फराहम नहीं की जा सकती इंतखाबात के लिए। और सिर्फ सिविल आर्म फोर्सेज और पाक आर्मी के जवान सिर्फ QRF के तौर पर इलेक्शन कमीशन को दस्तयाब हो सकते हैं, जिनसे सेकंड या थर्ड ईयर में ड्यूटी इलेक्शन कमीशन करवा सकते हैं। अलबत्ता पोलिंग स्टेशनों पर तैनाती के लिए मतलूबा सिक्योरिटी एहलकार वजारत दाखिला ने भी कहा था दस्तयाब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को फराहम की जा सके। साथ ही साथ वजारत दाखिला ने आज अपने खत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी मशवरा दिया था कि वो सिंध हुकूमत के साथ बैठ के इसकी सिक्योरिटी और इलेक्शन की तारीख के हवाले से मामला आगे बढ़ाए। इलेक्शन कमीशन में आज इजलास हुआ जिसमें तमाम सूरत का जायजा लिया गया और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतरीन अवामी मफाद में इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं था कि वो बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी कर दे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अब इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है और कहा है कि 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम जो सिक्योरिटी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे फीडबैक लेगा सिक्योरिटी और एहलकारों की दस्तयाबी के हवाले से, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात की आइंदा तारीख कौन सी होगी। इसके साथ ही साथ NA-47 कुरम में जहाँ पर सिक्योरिटी की वजूहात पर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको मुलतवी किया गया था, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है ज़ुल्करनैन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में इलेक्शन के फैसले से मुताल्लिक इजलास 15 रोज बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का फैसला किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी वजारत दाखिला से भी मीटिंग की गई थी और वजारत दाखिला से इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाने का कहा था। तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये जो इलेक्शन है ये मुलतवी कर दिए गए हैं और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहना कबल वक्त है कि इनकी जो डेट होगी वो क्या होगी। तमाम इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, 15 दिन के बाद दोबारा सिक्योरिटी इदारों से फीडबैक लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, पहले अमन व अमान की सूरत हाल को देखा जाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत इससे कबल दरख्वास्त कर चुकी है कि कराची में जब तक तमाम सिक्योरिटी इदारों की फोर्सेस मौजूद ना हो, क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सैलाब की वजह से पुलिस की एक भारी नफरी सिंध में सैलाब के इमदादी कामों में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी इस मकसद में जो है पेश हैं और वहाँ पर मसरूफ़ हैं और कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि कराची में बल्दियाती इलेक्शन में ये बात सामने आई है कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस हसास हैं और बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और बैकअप पर पाकिस्तान आर्मी के जवान भी होना ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और कराची में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को होने थे, ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया कि इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया है और इनकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी अदम दस्तयाबी है, क्योंकि ओवरऑल मुल्क में जो सिचुएशन है सैलाब के हवाले से या दीगर इमदादी कामों के हवाले से, तो वो वहाँ पर उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वहाँ हुई हुई है। तो ताहम इलेक्शन कमीशन का भी फैसला सामने आया। अब जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका क्या रिएक्शन होगा ये कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और वजारत दाखिला ने इस हवाले से कहा कि पुलिस नफरी की कमी के पेश नज़र फ़ौज और रेंजर्स पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकेंगे, तो इनकी अदम दस्तयाबी के बायस जो है ये फैसला किया गया है। अरशद वोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PSP के रहनुमा है। अरशद वोहरा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे।
बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं? सिंध हुकूमत तो पहले ही कह रही थी कि हमारे पास इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं है। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने वफाक से दरख्वास्त की तो वफाक ने भी यही मशवरा दिया। ये फैसला दुरुस्त लगता है आपको? देखें, हालात इस वक्त जिस तरफ भी जा रहे हैं, इलेक्शन तो ये इस वक्त 23 अक्टूबर को जो होने थे, ये तो मैं समझता हूँ कि 23 अक्टूबर 2020 में हो जाने चाहिए थे। ये 2 साल पहले ही डिले हैं। अवामी नुमाइंदों को, हकीकी अवामी नुमाइंदों को मौका मिल नहीं रहा है। लोग जो है अपने इलाके के लोगों को मुंतखब नहीं कर पा रहे हैं। उनके ऊपर जो है वो सरकारी अफसरान ला के बिठा दिए गए हैं। तो ये तो एक बहाने हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाने तलाश कर रहे हैं और ये चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह जो है इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। इसी से सिंसियरिटी का अंदाजा लगा लें कि चीफ जस्टिस साहब का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 140A को, उसकी ट्रू सेंस में जो है कानून बनाने का, वो पूरा एक लिखा हुआ कानून आया था, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना था। ये आज तक असेंबली से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर ये तो कर नहीं सके। तो ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, ये राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। इलेक्शनों में इन्होंने सबने अपने अपने हाल देखे हुए हैं कि क्या है क्या नहीं, बड़ा एक विस्फोट जो है। और देखिए, इसमें थोड़ा सा जो है मैं ये समझता हूँ कि आवाम को भी जो है उसका एहतजाज करना चाहिए। आवाम को भी जो है अपने हुकूक के लिए, अपने आवाम के ऊपर देखें बहुत सारे लोग आए। पीपल्स पार्टी 15 साल से सवार है, एमक्यूएम 30 साल से सवार है। मतलब आवाम पूछे तो सही, तब्दीली के नाम पे एक और हुकूमत आई, उन्होंने अपने हर एमएनए को 55 करोड़ रुपए दिए। 9 अरब रुपए शहर में उनके एमएनए को मिले। आपने बारिशों में शहर का हाल देख लिया क्या हुआ। ठीक है तो सर, आपका पॉइंट आ गया। अरशद वोरा साहब का कहना है कि अवामी नुमाइंदों को तो पहले ही मौका नहीं मिल रहा है और ये एक तरह की बहानेबाजी है जिस तरीके से ऑलरेडी ये इलेक्शन डिले है। बहुत शुक्रिया सर समा से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर एक और शामिल करेंगे। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जौहरी असासों के हिफाजती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। ISPR के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान के जौहरी सलामती के लिए इक़दामात आलमी मयार के मुताबिक हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का अदा किया। तज्जियाकारों का कहना है अमरीकी सदर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में है। भारत और इसराइल की एटमी सलाहियतों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, जरा सुनते हैं। प्रेसिडेंट का बयान जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है और या उसके उनका जो माइंड है पाकिस्तान के खिलाफ उसकी गमाजी करता है। उनको इंडिया का एटमी प्रोग्राम नजर आता है, ना इजराइल का नजर आता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की ये स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के एटमी हथियारों के बारे में, उसके बाद अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है उन लोगों ने भी ये इजहार किया कि पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो महफूज है। इत्मीनान होना चाहिए कि हमारे एटमी असासे हों या दूसरे हथियारों अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा है वही नहीं बल्कि पूरी कौम मेरा ख्याल ये कहेगी कि हमारे असासे बहुत महफूज हैं। बस जिन लोगों की आंखों में खटकते हैं वो इसके ऊपर तनकीद करते रहे। सिफारती महाज पर इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का एहतजाज रंग ले आया। अमरीका को पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बयान वापस लेना पड़ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हमें पूरा एतमाद है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने सालाना मीटिंग के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान जाकर खेलने का फैसला
भारतीय हुकूमत ने करना होता है, जिस पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। चिम पीसीबी रमीज राजा ने इवेंट पाकिस्तान में कराने का ऐलान कर रखा है। और अभी आपको बताएंगे, शाहजेब कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। शाहरुख जतोई और साथियों को 10 साल बाद रिहाई मिल गई। फरीकैन में सुलह की बुनियाद पर मुजरिमान की उम्र कैद के खिलाफ अपील मंजूर हुई। मुजरिमान के वकील लतीफ खोसा के मुताबिक इंसाफ का बोलबाला हो गया। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और दीगर साथियों की उम्र कैद के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। बरियत का हुक्म जारी। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। शाहरुख और साथियों के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि कत्ल के वाकया को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। उनके मौकलीन का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था। फ्रीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका। लतीफ खोसा ने कहा, कत्ल के वक्त शाहरुख की उम्र 18 साल थी। अब इसे इस्लाह का मौका मिलना चाहिए। मुझे कोई ये कहना की जरूरत ही नहीं है कि वो मुलवस था या नहीं था, जिनको सुलह हो गई। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। शाहजेब को डिफेंस कराची में 25 दिसंबर 2012 को कत्ल किया गया। जून 2013 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत और दीगर 2 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 13 मई 2019 को सिंध हाई कोर्ट ने सजा उम्र कैद में बदल दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक। इरफान साहब, जो इस तरह के केसेस अब आप देख रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में जो ATC की दफ़ा शामिल होती हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। और ये भी बताएं कि ATA की दफ़ात के बाद भी रिहाई मिल गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखें, इसकी कई मिसालें मौजूद हैं और अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं। एक बहुत ही मशहूर केस था सरफराज शाह कत्ल केस, जो रेंजर्स एहलकार के हाथों मारा गया था लड़का। उसके केस में भी सुलहनामा हो गया था और सुलहनामा जब जमा कराया गया हाई कोर्ट में, तो अदालत ने अपने फ़ैसले में करार दिया था कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं उन केसेस में सुलहनामा काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि रियासत का मामला है, खौफ और दहशत फैलाने का मामला है। इसलिए अदालत ने वो सुलहनामा मुस्तरद कर दिया था और फिर वो मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। तो ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं जिन केसेस में शामिल होती हैं, वहाँ पे फरीकैन के दरमियान अगर सुलह भी हो जाए तो एक केस ख़त्म नहीं होता। मगर इस केस में चूँकि दोबारा अपील की समाअत हुई थी, एक पूरा इसका बैकग्राउंड है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर गया। तो आज का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ख़ुद भी कहा है कि ये चूँकि दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म हो गई हैं, इसलिए हम जो है इनको रिहा कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं। अगर सुलहनामे की बुनियाद पर रिहा किया जाता तो वो रिहा हो सकता था, बरी एटलीस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कत्ल इस्टेब्लिश्ड है। किसी भी मरहले पर किसी भी कोर्ट ने कत्ल को ख़त्म नहीं किया या कत्ल का जो फैक्ट है उसको ख़त्म नहीं किया किसी भी मरहले पर। लिहाजा कत्ल साबित हो चुका है और वो शाहरुख जतोई कातिल साबित हो चुका है, इसलिए कम से कम उसको बरी तो नहीं किया जा सकता था इतनी आसानी। अच्छा, क्या इससे पहले किसी और केस में ऐसी कोई नज़ीर मिलती है कि दहशतगर्दी की दफ़ात हो, उनको ख़त्म कर दिया जाए और इस तरह से खुले कत्ल को जो है बरी की सूरत में मुजरिमान को अदालतों जो है उनको बहाल कर दें और वो अपने घरों को लौट जाएँ? देखिए मोनिस, अभी हाल ही में एक फ़ैसला इंतज़ार कत्ल केस का हमने रिपोर्ट किया है। अदालत ने सज़ा दी थी, मातहत अदालत ने उन्हें सज़ाएँ सुनाई थी, पुलिस एहलकारों ने उसकी अपील फ़ाइल की, अफसरान और एहलकारों ने, हाई कोर्ट में वो केस आया। चूँकि उसकी भी उनमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी गई थी और अदालत ने अपने फ़ैसले में भी कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म होने की वजह से मुलज़मान को रिहाई मिल सकी और उनकी अपीलें मंजूर हुई। इसके अलावा जब इसी केस की अगर हम बात कर लें, शाहरुख जतोई यानी शाहजेब कत्ल केस की, तो जब अदालत ने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई और 2 को उम्र कैद सुनाई और उस सज़ा को जब चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने पहले मरहले पे वो अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली थी और दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करके दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था। और वो जब वो ट्रायल के लिए मामला सेशन अदालत गया, चूँकि ATC की दफ़ा उसको ख़त्म हो चुकी थी, तो जब वो ट्रायल के लिए मामला सेशन अदालत में गया तो मुलज़मान की आसानी से ज़मानतें भी मंजूर हो गई थी। फिर उसके बाद फिर वो ज़मानत मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जब असखुद नोटिस पर आया
तो एक सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त थी जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसको नोटिस में उसको तब्दील किया और तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख की गईं और वो गिरफ़्तार हुए। और ये जो अपील थी उनकी सज़ा के ख़िलाफ़, उसको दोबारा सुनने का अदालत ने हुक्म दिया। एक खुसूसी बेंच 2 रुकनी बना सिंध हाई कोर्ट का, उसने फिर दोबारा समाअत के बाद जो सज़ाए मौत थी शाहरुख जतोई की और सिराज तालपुर की, वो सज़ाए मौत ख़त्म करके उसको उम्र कैद में तब्दील किया। और ये जो उम्र कैद की सज़ा थी, फिर इस हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसका आज फैसला आया। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से हम इस केस को देखते हैं और ओवरऑल जिस तरह से इस केस ने अपना रुख इख्तियार किया, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें जो मर्डर है वो इस्टेब्लिश है, वो अपनी जगह पर ही है। पहले सज़ाए मौत, फिर उसके बाद उम्र कैद में ये तब्दील हुआ, फिर उसके बाद अब ये जाहिर सी बात है रिहा हो गए। इसकी एक टाइमलाइन बताएं और दूसरा इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, और इससे मिलता जुलता, इसकी रिजेम्बलेंस से मिलता जुलता कोई और भी केस हो उसके बारे में भी जिक्र करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उसमें फिर क्या सूरत हाल होती है। देखिए, आज को जो फैसला है, हम ज़ाहिर है कि अदालती फैसलों पर बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं कर सकते, उस पर उसका एक हमारे पास महदूद दायरा होता है। मगर ये जो अदालती हमारा निज़ाम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये थप्पड़ है, ये इनकी रिहाई। ये जो मुआशरा है हमारा, ये जो फ्यूडल जो डोमिनेट करते हैं हमारे मुआशरे में, उसकी अक्कासी करता है ये केस भी। इसके अलावा जितने भी ताकतवर लोग हैं वो बासानी छूट जाते हैं। इसमें चूँकि बासानी नहीं छूट सके, टाइम लगा, मगर आज देखें वो उनको रिहाई मुमकिन हो सकी है। शाहरुख जतोई जब गिरफ़्तार हुआ और उसको बाहर से गिरफ्तार करके लाया गया, वो भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे उस वक्त, उन्होंने खुद नोटिस लिया था क्योंकि ये बाहर जा चुका था, तो इसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया। क्योंकि रियासत पे बड़ा प्रेशर था, उसको गिरफ्तार करके जब लाया गया, ट्रायल हुआ, 1 साल में उनको सज़ा सुनाई गई। मगर आप देखें जब वो बाहर आ रहा था तो विक्ट्री का निशान बना रहा था, तो उसे पता था कि मैं आज नहीं तो कल छूट जाऊँगा। 10 साल के दौरान उसने ज़्यादातर वक्त अपना अस्पतालों में अय्याशी में गुजारा है, पुरतायुस ज़िंदगी गुजारी है उसने। कोई अस्पताल, कोई जेल में नहीं रहा। वो आपको याद होगा जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, वो अचानक एक दफ़ा सेंट्रल जेल पहुंच गए थे, तो वो वहाँ पे भी उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। बड़े बाप का बेटा, उसे पता है आज नहीं तो कल ये निज़ाम मुझे छोड़ देगा, मुझे ये पकड़ नहीं सकते ये लोग। तो कहीं ना कहीं से सुलह हो गई। एक सुलहनामा सिंध हाई कोर्ट में 2017 में जमा कराया गया था उनकी फैमिली की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ कर रहे हैं। तो वो चूँकि दहशतगर्दी की दफ़ात उस वक्त शामिल थी, इसलिए वो सुलहनामा एप्लीकेबल नहीं था। अदालत ने कहा कि हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो 2017 में जब ये सज़ा हो गई, 2013 में इनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से, फिर ये हुआ कि उसके ख़िलाफ़ ये अपील आई हाई कोर्ट पे। एक बेंच ने उसको अपील मंजूर की, सेशन अदालत मामले को भेज दिया, ATC की दफ़ात ख़त्म हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया खुद नोटिस केस में, सिविल सोसाइटी की जो पिटीशन थी उसमें फिर जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनके बेंच ने मामला फिर हाई कोर्ट को दोबारा भेजा था कि इसकी अपील आप सुने। तो 1 साल तक वो केस चला। 2019 में उसका फैसला आ गया था और 2 रुकनी बेंच ने उम्र कैद की सज़ा, जो सज़ाए मौत थी, उसको उम्र कैद में तब्दील किया था। मगर ये सारा जो केस है, ये सारा केस हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हैं। बहुत बड़े सवालिया निशान जो हैं वो छोड़े जा रहा है। तो इरफान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमने किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसी हवाले से कि शाहजेब कत्ल केस का फैसला आ गया है। ऐसे ही कुछ मुकदमात हालिया माजी में सामने आए। इंतज़ार हुसैन कत्ल केस, नाजिम जोखियो कत्ल केस और जाफर जुबैरी कत्ल केस नुमाया है। इन मुकदमात पर एक मुख्तसर से नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। शाहजेब कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम शाहरुख जतोई को बरी कर दिया, दीगर मुल्जिमान भी बरी किए गए। मादी में भी कुछ ऐसे ही मुकदमात सामने आए। नादिम जोखियो कत्ल केस में फरीकैन में चंद हफ्तों कबल सुलह हुई। इस केस में पीपल्स पार्टी के रुकन जाम ओवैस समेत 6 अफराद मुल्जिमान थे। ताहम नादिम जोखियो के वरसा ने अदालत में हल्फनामा जमा कराया, जिसमें कहा गया मुल्जिमान से मफाहमत कर ली है, केस खत्म करने पर हमें कोई एतराज नहीं। नादिम जोखियो को 3 नवंबर 2021 को जिला मलिर कराची में कत्ल किया गया था। इंतजार हुसैन कत्ल केस, जिस पर फैसला भी हाल में ही सामने आया। सिंध हाई कोर्ट ने तारिक महमूद, तारिक रहीम, अजहर समेत 6 मुल्जिमान बरी किए। 2 की सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी गई। दहशतगर्दी की दफात खत्म की गई। उम्र कैद मुल्जिमान पर 10-10 लाख जुर्माने आयद हुए। 13 जनवरी 2018 को इंतजार हुसैन डिफेंस में पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए थे।
जाफिर जुबैरी कत्ल केस भी खबरों में नुमाया रहा। इस मुकदमे में मरकजी मुल्जिमान खावर बर्नी, हसन बर्नी, हैदर बर्नी और रजा बर्नी शवाहिद न मिलने पर रिहा किए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के बेकसूर करार दिए जाने की रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश की थी, जिसे मंजूर किया गया था। जाफिर जुबैरी 2017 3 दिसंबर को कराची सीवीयू रोड पर फायरिंग का निशाना बने थे और ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह की हलाकत के मुकदमे में बलूचिस्तान असम्बली के साबिक रुकन मजीद खान अशकदई को बरी किया गया। मॉडल कोर्ट ने यह फैसला अदम सबूतों की बुनियाद पर किया था। 2017 में जीपीओ चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान सफेद रंग की लैंड क्रूजर ने सार्जेंट अताउल्लाह को टक्कर मार दी थी, जो जानलेवा साबित हुई थी। दीगर खबरें शामिल करते हैं। इमरान खान मार्च की धमकी देकर रियासती इदारों से एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक वीडियो का शोशा छोड़कर साजिश की जा रही है। मलिक रियाज और क्रिकेट क्लब से मिलने वाली ममनुआ फंडिंग मुल्क के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल हो रही है। कोई वीडियो जो नेटफ्लिक्स के नाम से मंसूब करके व्हाट्सएप पे चलाई जा रही है, जिसका नेटफ्लिक्स ने लिख पढ़त के जवाब दे दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो पीएमएलएन के खिलाफ है, पीएमएलएन की क़यादत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, वो जिसके नाम से मंसूब करके चलाई जा रही है, जब वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कुछ ताल्लुक नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है फिर किसका ताल्लुक है। डेविड फेंटन जो है उसको बाबाए एंटी न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है अमेरिका में। आज तक पीटीआई ने नहीं कहा कि हमने डेविड फेंटन को अमेरिका में हायर नहीं किया। यानी पाकिस्तान की जौहरी तवानाई के खिलाफ जो प्लान है, जो प्रोग्राम है अमेरिका में, उसका जो बाप है वो डेविड फेंटन है। तो सीक्रेट फंडिंग आपको नजर आती है कि फंडिंग जा कहां रही है। मलिक रियाज साहब के पैसे हों, चाहे वो आरिफ नकवी साहब के पैसे हों, चाहे वो किसी क्रिकेट क्लब के पैसे हों, ये हैं वो साजिशें जिनमें ये पैसे डाले जा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पे मार्च, ये मार्च किसके खिलाफ लेकर आ रहे हैं? अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 पे चढ़ेंगे, ये इदारों के खिलाफ। एनआरओ मांग रहे हैं इदारों से। सियासत को सियासत के डब्बे में रहने दें, सियासत को रियासत के डब्बे में मत लेकर आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान बचकाना सोच का मालिक है, जो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान अपनी कम अकली से अपने नंबर खुद घटा रहा है। मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। इसने पहले रिजाइन कर दिया, जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता, ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, मैंने उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ, ये उसी की सोच हो सकती है। ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो, बचकाना हरकतें। मैं क्रिकेट खेलूंगा, ओपनिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में हुआ करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जिसे कहते हैं गीदड़ भपकियां, एक गीदड़ यही कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि अवाम फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आज़ादी चाहते हैं। 4 साल फॉरेन फंडेड फितने का पांव अवाम की गर्दन पर रहा है और जीना मुश्किल हो गया था। फॉरेन फंडेड फितना और जत्था मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। पीटीआई सरकार की तरफ से अहम कौमी मंसूबे, अपने प्यारों को नवाजने की एक और कहानी बेनकाब हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी से। जी अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये पीटीआई हुकूमत की जो साफ चली, शफाफ चली किया जो नारा था उनका जो स्लोगन था, वो बार बार गलत साबित हो रहा है। और अब हाल ही में एक पेपरा की एक रिपोर्ट सामने आई है, उनकी फाइंडिंग सामने आई है, जिसमें तरबेला 2 इस्लामाबाद चैनल 5 ट्रांसमिशन लाइन, इसका जो ठेका दिया गया है 5 अरब रुपए का, उसमें संगीन बेकायदगियां उनकी निशानदेही की गई है। और ये कहा गया है कि इसमें जो मैसेज नेट्राकॉन है, जिससे क्वालिफाई किया गया जुलाई 2021 में, एनटीटीसी में 6 जनवरी को 2021 में 10 कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग की थी और जुलाई 2021 में उनमें से मैसेज नेट्राकॉन को क्वालिफाई करार दे दिया गया। जबकि हकीकत ये थी कि इस कंपनी ने
तमाम अपना ठेका हासिल करने के दौरान अपनी दस्तावेजात में तब्दीली की। ठीक है, दस्तावेजात में तब्दीली की गई कंपनी की जानिब से। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लोगों पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान रेलवे में चोरों का राज रहा। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में 83 करोड़ 72 लाख 60 हजार रुपए मालियत की कीमती अशिया चोरी और गुम होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया का गुम और चोरी होना इंतजामिया की नाअहली है। ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि तहकीकात करके गफलत के मुर्तकिब किरदारों का तयन किया जाए और नुकसान महकमे के माली गोशवारे में दर्ज करके जिम्मेदारान से इसकी वसूली की जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का गुजरात पर सरकारी खजाना लुटा कर भी दिल न भरा। जिला गुजरात में मजीद 2 नई तहसीलें बनाकर मजीद अरबों के फंड्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने जलालपुर, जट्टा और कंजा को तहसील बनाने की मंजूरी दे दी है। उस्मान अलीम से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए। गुजरात को डिवीजन बनाने पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद अब मजीद 2 तहसीलें बनाकर मजीद अरबों का खजाना लुटाने का फैसला किया गया है। जलालपुर, जट्टा और कुंजा को तहसील का दर्जा देने का फैसला वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। 2 नई तहसीलें बनाने से माहाना सरकारी खजाने पर करोड़ों का मजीद बोझ जो है वो पड़ेगा। 2 नई तहसीलों को चलाने के लिए 691 नई असामियां जो है वो बनाई जाएंगी, जिनकी तनख्वाहों और नॉन डेवलपमेंट बजट की मद में 91 करोड़ 10 लाख रुपए का मजीद बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। दोनों तहसीलों के लिए अरबों रुपए लागत से नए तहसील दफातर और रिहाइश गाहें जो है वो भी बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि नई तहसील जलालपुर, जट्टा 70 शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।